चलिए, तो हम पढ़ रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल वर्ड का मतलब क्या आता है, रिलेटेड टू द लाइट। तो लाइट की मदद से ही हम पता कर पाएंगे कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, है ना, पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट, जो आगे मैंने आपको कल पिछले क्लास में समझाया था। हालांकि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आइसोमेरिज्म के कई सारे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें मैंने आइसोमेरिज्म में आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ाया था, कन्फर्मर्स पढ़ाया था, और स्टीरियो आइसोमर पढ़ रहे हैं। और स्टीरियो आइसोमर में एक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और उसको मैंने अच्छे से कंप्लीट करा दिया है, कई सारे पीओआईक्यू करवा दिए हैं, कई सारे नीट के जेडब्ल्यू के क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो कहानी क्लियर है। दूसरी बात कि जब हम ये पढ़ रहे हैं ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो इसको भी बहुत बेसिक से पढ़ाया गया। उसके लिए कुछ बेसिक टर्म यहाँ दिए गए हैं, तो उन बेसिक टर्म में देखो कायरल सेंटर की बात की गई है। कायरल सेंटर क्या होता है कि ऐसा सेंटर एटम या ऐसा एटम जिनके चारों तरफ क्या होते हैं, अलग अलग ग्रुप जुड़े होते हैं, पहली बात, ठीक है। और साथ ही साथ वो जो एटम होगा उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3। तो ऐसे कार्बन या ऐसे कंपाउंड या सॉरी ऐसे एटम जिनका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3, हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3, और उसके साथ चार अलग अलग ग्रुप अगर जुड़े होंगे तो उसे कायरल सेंटर कहते हैं। उस एटम को क्या कहा जाएगा, कायरल सेंटर। अगर उस एटम के जगह पे कार्बन है तो उसे क्या कहा जाएगा, कायरल कार्बन कहा जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो लेट सपोज ए कोई एटम है और इसके साथ एक्स वाई जेड, है ना, डब्ल्यू कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, चार अलग अलग ग्रुप, तो इसे हम कहेंगे कायरल सेंटर, और इसके ऊपर हम स्टार मार्क कर देते हैं। स्टार मार्क करने से पता ये चलता है कि ये अपन कायरल कार्बन की ही बात कर रहे हैं, कायरल सेंटर की बात कर रहे थे। जहां जहां कायरल सेंटर की बात होगी वहां वहां स्टार मार्क क्या कर देंगे, कर देंगे। अगर इसके जगह पे कार्बन हुआ तो देखो ये कार्बन क्या है, पहले हाइब्रिडेशन चेक करो, इसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, देखो चेक करो भाई कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, ध्यान से देखना बच्चा, ठीक है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, sp3। पहला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, पहला ये चेक करो कि अगर कोई भी कार्बन को तुम कायरल कहने जा रहे हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो पहले। तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो क्या होगा, वो sp3 होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। और दूसरी बात, sp3 चेक करने के बाद एक और चीज चेक करना आपको, दूसरी चीज कि उस कार्बन के साथ 4 अलग अलग ग्रुप क्या होने चाहिए, ऐड होने चाहिए। देखो इधर क्या है, मिथाइल अलग ग्रुप है, ब्रोमीन अलग ग्रुप है, अल्कोहल अलग ग्रुप है, हाइड्रोजन अलग ग्रुप है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप भी जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कार्बन को क्या कहेंगे आप, कायरल कार्बन कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कायरल सेंटर कहिए, कायरल कार्बन कहिए, कार्बन के केस में कायरल कार्बन कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जरा देखो दूसरा टर्म हमने आपको बताया था स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर और ज्योमेट्रिकल सेंटर के सम को क्या कहते हैं, स्टीरियो सेंटर, दोनों को जोड़ दो। अच्छा यहाँ चेक करो, ये क्या है, 4 अलग अलग ग्रुप जुड़ा है, कार्बन इस कार्बन के साथ ये पूरा अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, और ये अलग ग्रुप है। 4 अलग अलग ग्रुप है, तो ये क्या कहोगे तुम, इसको कहोगे कायरल कार्बन, ठीक है, या कायरल सेंटर। और यहाँ देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो यहाँ 2 ज्योमेट्रिकल सेंटर हैं, तो टोटल कितने हो गए, 2 ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गए और एक कायरल सेंटर, दोनों को जोड़ोगे नेट क्या आ जाएगा, 3। तो स्टीरियो सेंटर का नंबर आ गया 3 उस कंपाउंड के अंदर। और ऐसे कई सारे कंपाउंड होंगे जिनमें आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा, जैसे कि मैंने इसमें दिखाया था, ठीक है। और ये वाला एग्जांपल आपको याद रखना है कि बीच में क्या था, स्यूडो सेंटर, एक्सप्लेन करेंगे इसको आगे, हालांकि मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन करवा दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपने बना रखी है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, सवाल वाल में, ये तो मैंने बता दिया ना, सवाल वाल में कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए एक्सपेरिमेंट एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, फिर तो समझ लेते हैं। अगर मुझे किसी कंपाउंड को ये बताना है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली, ठीक है, एक्टिव है या इनएक्टिव है, या फिर मुझे वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, इस बात का पता लगाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ फटाफट, है ना, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या रखेंगे हम, है ना, पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। और पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट से मुझे कंक्लूजन क्या मिलेगा, क्यों कर रहा है एक्सपेरिमेंट, मुझे ये पता चल जाएगा कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ऑप्टिकल आइसोमर शो। पहले इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप समझ लो कि क्या क्या जरूरत है। पहले मुझे चाहिए एक ऑर्डिनरी लाइट, लेट सपोज बल्ब है, तो बल्ब क्या एक ऑर्डिनरी लाइट है, हर घर में देखने को मिलता है, बहुत साधारण सी चीज है। फिर हम ले रहे हैं प्रिज्म, ऐसा प्रिज्म, इसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म, ठीक है। ये जो निकोल प्रिज्म है ये क्या करेगा कि जैसे प्रिज्म का काम क्या था, जैसे आपने पढ़ा होगा एक ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें लाइट जाती है और उसमें क्या होता है, सारी लाइट टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, पढ़ा है ना, पढ़ा हो ना तुम। यहाँ ये प्रिज्म क्या करता है, किसी लाइट को, कई सारी लाइट अगर इधर उधर फैल रही है तो उसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करवा देती है,
मूव करवा देती है। तो निकोल प्रिज्म का ये काम है। उसके बाद इसके अंदर एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं पोलरीमीटर ट्यूब, है ना, इसी के नाम पे एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया। इस पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन रखते हैं। जिस भी कंपाउंड को चेक करना होता है, जिस भी कंपाउंड का ये पता करना होता है कि ऑप्टिकल आइसोमर है इसका या नहीं है, उस कंपाउंड का सॉल्यूशन इस ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, पुट करते हैं, रख देते हैं। ठीक है, इस ट्यूब की लंबाई होती है डेसीमीटर में। तो ये ट्यूब है, उसकी लंबाई होगी डेसीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से क्या होगा कि जो रे होगी, रे इस ट्यूब से जो पास होगी रे, ठीक है, अगर वो रे घूम गई, ठीक है, उसको पीपीएल कहते हैं, है ना, पीपीएल कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बात करेंगे उसके ऊपर। देखो रे बोलो लाइट बोलो एक ही बात है, लाइट इज अ रे, लाइट इज अ रे। ठीक है, तो ये जो रे है या लाइट है, अगर ये घूम गई, ठीक है, अगर ये रोटेट कर गई तो कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, अगर ये नहीं घूमे तो कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि ये रे घूम रही है? तो आपको देखना पड़ेगा एनालाइजर में, और एनालाइजर में ये कोई देख रहा है आपके जैसा व्यक्ति, ठीक है, और एनालाइजर में देखेगा तो उसे पता चल जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप था जो मैंने आपको बता दिया, क्यों इसको यूज किया गया ये भी आपको समझ में आ गया, और इसके एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया एक बार समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले ऑर्डिनरी लाइट से क्या होती है, कई सारी लाइट निकलती है हर डायरेक्शन में, तो हर डायरेक्शन में क्या होगा, लाइट फैलेगा, पहली बात। ठीक है, तो हर डायरेक्शन में लाइट क्या होगा बेटा, हर डायरेक्शन में फैल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि जब ये लाइट इस निकोल प्रिज्म के अंदर जाएगा तो ये लाइट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होती है, मूव करना शुरू कर देती है। अच्छा, होंगे तो कई सारे रे, लेकिन समझने के लिए हमने एक ही बनाया है। ठीक है, अब इस रे को क्या कहेंगे, जैसे कई सारे डायरेक्शन में रे घूम रही थी, लेकिन ये प्रिज्म ने क्या किया, इसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा दिया। अब उसको क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये जो लाइट सारे डायरेक्शन में फैल रही थी, अब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, उसको हम कहेंगे पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब ये जो पीपीएल है वो किसके अंदर डाला जाएगा भाई, किसके अंदर पास होगी, है ना, पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर, जिनमें पहले से ही क्या रखा है, किसी कंपाउंड का, या जिस कंपाउंड का मुझे चेक करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उसका सोल्यूशन हमने रखा हुआ है। ठीक है, अब उसका सोल्यूशन हमने रखा हुआ है, उसको चेक करना है ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए, ग्राम सीसी में होना चाहिए, ग्राम पर सीसी में होना चाहिए, और साथ ही साथ इस ट्यूब की लंबाई किस में होनी चाहिए, डेसीमीटर में होनी चाहिए। ठीक है, और यहां से क्या होगा कि अगर ये रे उस सॉल्यूशन से होकर निकलेगी, ठीक है, और सॉल्यूशन से होकर निकल के अगर ये घूम गई, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये घूम गई चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज, अगर ये रे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूम गई, ये कहां देखोगे, एनालाइजर में, तब कहोगे ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर नहीं घूमी तो क्या कहोगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। समझ में आ गया, इजी था, एक्सपेरिमेंट समझ में आया। वही चीज यहां लिखा हुआ है, एक बार देख लो। ठीक है, फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डिनरी लाइट थी, पोलराइजर बोलो या निकोल प्रिज्म बोलो, निकोल प्रिज्म जिसके अंदर लाइट गई। ठीक है, अब उसको क्या कह दोगे तुम, पीपीएल, पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर जाएगी। तो पीपीएल अगर रोटेट कर गई, रोटेट इफ रोटेट्स, ठीक है, तो अगर रोटेट करेगी तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं करेगी तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, पहले जैसी रे थी वैसे ही निकल गई तो एंगल क्या बनेगा, जीरो। अगर घूम गई तो एंगल बदल जाएगा, तो थीटा बदल जाएगा, थीटा जीरो नहीं होगा। अगर कंपाउंड क्लॉकवाइज घूमेगी तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्या कहेंगे, तो क्लॉकवाइज घूमे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो क्या कहोगे, लीवो रोटेटरी, है ना। और क्लॉकवाइज घूमेगी तो थीटा ले लेना पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो थीटा क्या ले लेना, नेगेटिव। याद रहेगा, यही थ्योरेटिकल पार्ट है। और इसके ऊपर एक फार्मूला भी दिया हुआ है, ये फार्मूला स्पेसिफिक रोटेशन और क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एंड स्पेसिफिक रोटेशन या ऑब्जर्व रोटेशन के ऊपर दिया गया था, जो मैंने पिछले क्लास में बता भी दिया था। ठीक है, पुराने लेक्चर में मिल जाएंगे तुमको। अब सवाल यहाँ पे आता है, मेन टॉपिक यहाँ पे, पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, समझना ध्यान से क्या कह रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये कह दूं, ठीक है, कि हर बार आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है, क्या आप करना चाहेंगे, सर हेक्टिक है, ये बहुत डिफिकल्ट है ना, कि हर बार मैं इतने सारे सेटअप लूंगा, एनालाइजर में चेक करूंगा, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क लग रहा है। ठीक है, और ऐसे हमारे पास कोई सेटअप है भी नहीं, पहली बात। तो हर बार अगर कंपाउंड का ऑप्टिकली एक्टिव होना या ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चेक करना होगा, कि अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, ये चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्या जरूरी है क्या? तो हम कहेंगे जरूरी नहीं है। हम क्या करेंगे, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स या कुछ ऐसी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, वो ऑब्जर्वेबल फीचर्स के बेसिस पे कह देते हैं कि भाई ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो कुछ फीचर्स आपको समझ लेने हैं, अगर आप फीचर समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। उन फीचर्स का नाम क्या भाई, देखो सबसे पहले लिखा प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ठीक है, पहली बात कि अगर आप किसी एक्सिस से प्लेन पास कराते हैं, ठीक है, एक प्लेन पास कराएंगे,
जब आप प्लेन पास करेंगे, चाहे कैसे प्लेन पास कराए, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई पैटर्न नहीं है कि ऐसे प्लेन पास कराना है, ऐसे कराना है, ऐसे कराना है, ऐसे कराना है, कैसे भी कराना है, ठीक है। आपको बस किसी भी तरीके से प्लेन पास करा दीजिए, और किसी भी तरीके से जब प्लेन पास होगा, और प्लेन पास होने के बाद, है ना, वो कंपाउंड दो इक्वल हाफ में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अगर वो कंपाउंड दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा तो उससे ये पता चल जाएगा कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या। तो सिमेट्री से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो अब मुझे वो पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा, मुझे वो सिमेट्री पता हो जाना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सिमेट्री, ठीक है। अब देखो पीओएस में क्या होता है, कह रहा है कि इमेजिनरी प्लेन, इमेजिनरी मतलब इमेजिन कर लो अपने मन से, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। इमेजिनरी प्लेन विच कैन डिवाइड अ मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स या टू पार्ट्स, ठीक है। तो एक प्लेन पास करेंगे और मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में बांट दे। लेट सपोज यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है ए, ठीक है, ए। अब यहां से एक प्लेन हमने अपने मन से, देखो भाई ऐसा नहीं है कि तुम अपने मन से नहीं, अगर तुम यहां से पास कराओगे, ठीक है, मैं करके दिखाता हूं, ठीक है, यहां से तुम पास कराओगे तो क्या दो इक्वल हाफ में बटेगा, नहीं। तो तुमको सोचना खुद ही है कि कौन सा ऐसा प्लेन है जो इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। मेरे हिसाब से यही एक प्लेन है जो इसको क्या करेगा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक प्लेन है जो इसको क्या कर देगा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। आई बात समझ में, बोलो। तो ये क्या कहलाएगा यहाँ, पीओएस। तो इस कंपाउंड के अंदर क्या देखने को मिला, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा ये बी है, तो बी को अगर ऐसे हम प्लेन पास कराएंगे तो होगा नहीं, इमेजिनरी प्लेन ऐसे डॉट डॉट लाइन से बना रहे हैं, ठीक है, पहले से होता नहीं है, बना रहे हैं, ठीक है, पहले से होता नहीं है। यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक और प्लेन पास कराने, ठीक है। अगर ये प्लेन पास कराएगा तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा बराबर है, बोला है ना, बिल्कुल। तो यहां भी क्या देखने को मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री से क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं वो बाद में देखेंगे, पहले आप प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ लो, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि क्यों पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया लॉजिक, इसी से पता चलेगा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो अभी पहले समझ लो सिमेट्री, फिर इसका यूज करना भी सिखाएंगे, ठीक है। सी देखो, तो यहां से एक प्लेन पास करेंगे तो सी भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, डी भी डिवाइड हो जाएगा, बोला है ना। देखो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा बराबर है, यहाँ भी ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा बराबर है। लेकिन अगर हम यहां से एक प्लेन पास करा दे, सोचने वाली बात है, तो ये दो ऊपर और नीचे इक्वल हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो यहां आपको सिमेट्री पीओएस नहीं है। अच्छा सर यहां से कराओ तो भी नहीं है भाई, तो भी नहीं है। कोई ऐसे कराओ तो भी नहीं है। सर ऐसे करके देखो तो भी नहीं है। तुम कोई सा भी प्लेन पास करा लो इसमें, है ना, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री का ऐसा प्लेन होता है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो आपको बस यही याद रखना है कि ऐसा कौन सा प्लेन पास करा दें कि मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। अगर मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया तो सिमेट्री का नाम होगा पीओएस, पॉस। क्या नाम होगा, पीओएस, पॉस, ठीक है। देखो बॉस, पॉस पढ़ रहे हैं हम लोग, तुम ही तो बॉस हो। अगर यहाँ से प्लेन पास कराएंगे तो इक्वल हाफ में नहीं बटेगा, यहाँ से कराएंगे तो नहीं, इधर से कराएंगे तो नहीं, इधर से कराएंगे नहीं रे, कोई सिमेट्री नहीं इसके अंदर, कहेंगे इसके अंदर सिमेट्री नहीं है। क्या नहीं है, पीओएस नहीं है। अच्छा यहाँ चेक करो, यहाँ से करेंगे तो भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ तो पॉस ही पॉस है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रही है। जरा एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके देखते हैं, ये तो एबी सीरीज हो रहा आएगा एग्जाम में, एबी सीरीज हो रहा आएगा, ये तो समझाने के लिए था। एग्जाम्पल तो यही आएगा ना, कंपाउंड आएगा तुम्हारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तुम्हारे एग्जाम में एबी सीरीज हो रहा आएगा, ए प्ले सिमेट्रिकल है या नहीं ये चेक करने के लिए, तो बस समझाने के लिए था, ठीक है। आप किसी और का नाम लेके भी, कोई लेटर फेवरेट आपका होगा तो वो भी करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग टू बनवाते हैं भाई, देखो दोस्त वगैरह का नाम। चलो आगे, फाइंड पीओएस इन द बेंजीन। बेंजीन का नाम सुना आप लोगों ने, C6H6। अब ये मत पूछना कि सर बेंजीन क्या होता है, फार्मूला बता दो इसका, सारी फिर तो वही वाली बात होगी, सारा रामायण पढ़ लिया, सीता किसका बाप है, ठीक है। ऑप्शन सुन लो, राम, लक्ष्मण, लव, इनमें से कोई नहीं। सीता किसका बाप है भाई, ऑप्शन सुन ले, इनमें से कोई नहीं। सवाल गलत नहीं है, ऑप्शन देख, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सवाल क्या है, समझ गया ना। वैसे सीता किसी का बाप नहीं हो सकती है, ये भी बात सही है हमारा, लेकिन ऑप्शन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ये सवाल क्या है, सही है। ये मत बोलना कि बेंजीन क्या है, फिर वही वाली बात हो जाएगी, सीता किसका बाप है ना। तुम्हारा सिचुएशन खराब होगा तो तुम्हारे हिसाब से सही होगा, कोई बात नहीं, देखो इधर है ना, ऐसे तुमको दिक्कत नहीं होगा। ये
को पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने, ठीक है। फाइंड पीओएस इन द बेंजीन, तो बेंजीन का पीओएस बताना है, कितनी सिमेट्री हो सकती है। पहली बात, अब बेंजीन बना लो ना, बेंजीन बना लो ना, ये लो बेंजीन, ये लो बेंजीन, ये रहा आपका बेंजीन, ठीक है। अब अगर मैं यहां से, ध्यान से देखना, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस एक सिमेट्री पास करूंगा, प्लेन पास करूंगा। अगर मैं यहां से एक प्लेन पास कराता हूं, ठीक है, तो इधर भी एक दो, एक दो, दो दो कार्बन और 20 से आधा आधा कार्बन डिवाइड हो जाएगा, हट गया ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। अच्छा, अगर मैं इसको यहां से पास कराऊं तो देखना, यहां से, तो ऊपर भी तीन कार्बन, नीचे भी 3 कार्बन, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिला है, ठीक है। यहां भी है, यहां भी है। और चेक करो, अगर मैं इसको ऐसे पास कराऊं तो देखना, इधर भी 2 कार्बन वाला, इधर भी 2 कार्बन वाला, 20 से कार्बन डिवाइड हो रहा है, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर आ गया, ठीक है। यहां से डिवाइड करूं तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर आ गया। चेक करते ना बस, ठीक है। आई बात समझ में? कितने हो गए अब तक? 4 हो गए। कितने हो गए? 4। बहुत अच्छे। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? अगर मैं यहां से एक प्लेन पास करा दूं, ठीक है, यहां से, ये भी तो होगा, देखो दोनों के बीच की दूरी बराबर है, यहाँ भी दूरी बराबर है, कट गया, ठीक है। अगर मैं यहां से पास करा दूं तो ये भी तो है, टोटल 6 हो गए, और यहां से तो मैंने पास करा ही दिया था, ठीक है, 6 हो गए। यहाँ भी चेक करो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 6, ये सब तो आ गया ना इसमें, 6, ठीक है। और एक तो ये बेंजीन खुद, अगर मैं एक ऐसा प्लेन पास करा दूं, ये तो ऐसा था ना, ऐसे मैंने प्लेन पास किया, एक मैं ऐसे प्लेन पास करा दूं, ये आपको दिखेगा नहीं 3D में, ये जब प्लेन स्पेस में आएगा तब दिखेगा। मान लो ये सामने बेंजीन है और मैं यहां से एक प्लेन पास करा दूं, तो क्या सारे एटम को आधा आधा काटते हुए चला जाएगा? नहीं समझे? एक तो मैंने ऐसे काटा है तो ऊपर ऊपर कार्बन डिवाइड हो गए, और मैं ऐसे काटूं तो सारे कार्बन आधे आधे नहीं हो जाएंगे, समझो? तो एक तो पूरा का पूरा एक प्लेन ये भी पास करा दूं, ये पूरा प्लेन ही बीच से मैंने पास करा दिया, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 7, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि बेंजीन में कितने पीओएस हैं तो क्या कहोगे? 7। आई बात समझ में? तो टोटल 7 पीओएस है बेंजीन के अंदर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? और समझाऊंगे दोबारा? बहुत अच्छे। तो ये था पीओएस की कहानी, मैंने एग्जांपल लेके भी समझा दिया कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना है तो आप एक प्लेन पास करा दीजिए, इमेजिनरी प्लेन, अगर मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए तो समझ जाना पीओएस है। क्या है? पीओएस। क्लियर है? ठीक है। अब हम यहां देखो, ध्यान से चेक करो, ठीक है, कि अगर मुझे सीओएस पता करना हो, सीओएस को बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालना बहुत आसान है। क्या भाई साहब? बहुत आसान है। सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक इमेजिनरी सेंटर ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? सेंटर, इमेजिनरी सेंटर। मिल जाएगा तुमको सेंटर, है ना, मिल जाएगा तुमको सेंटर आसानी से, है ना। तुमने वो शायरी सुने, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, है ना। यानी तुम घर से निकलोगे तब तो तुमको मंजिल मिलेगी, तुम तो घर से निकला ही नहीं, तुम पढ़ाई शुरू करे नहीं, पहले ही हार मान लिए, है ना। समझ रहे हो? तुमने पढ़ाई शुरू करी नहीं, पहले ही हार मान ली, तो ऐसे थोड़े होगा। तो मिल जाएगी तुमको मंजिल भटकते भटकते, यहाँ आपको सेंटर भी मिल जाएगा भटकते भटकते, यानी थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे सेंटर मिल जाएगा, बस यहाँ हम साथ में ही करवा देंगे। तो सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री में एक इमेजिनरी सेंटर ढूंढना है, ठीक है। उस सेंटर से अगर आप बराबर दूरी चलें, सेंटर से अगर ऊपर गए तो सेम ग्रुप, नीचे जाए तो सेम ग्रुप, आगे जाए तो सेम ग्रुप, पीछे जाए तो सेम ग्रुप, तो कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। समझ में आया? एक सेंटर ढूंढेंगे, उसके आगे गए तो सेम ग्रुप, पीछे गए तो सेम ग्रुप, कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ऊपर गए तो सेम ग्रुप, नीचे गए तो सेम ग्रुप, इधर गए तो सेम ग्रुप, इधर गए तो सेम ग्रुप, यानी किसी भी डायरेक्शन में चलें उस सेंटर ऑफ सिमेट्री से, ये सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में चलें तो उसके अपोजिट, अगर मुझे मान लो इस डायरेक्शन में गया तो इसके अपोजिट मुझे सेम ग्रुप मिल गया, इस डायरेक्शन में कोई एक्स ग्रुप मिला तो इसका अपोजिट में भी क्या मिल जाए? एक्स मिल जाए। क्या चाहिए भाई साहब? जिंदगी में एक्स मिल जाए तो क्या फायदा, मतलब समझ रहे हो ना, क्या ही खुशी चाहिए आपको? जिंदगी में एक्स का होना जरूरी है कि नहीं? तो अगर यहाँ से इमेजिनरी सेंटर है और अगर आप इस डायरेक्शन में गए यानी एक्स डायरेक्शन में, ये इधर गए तो आपको एक्स मिल गई, तो इसके अपोजिट भी चलेंगे तो क्या मिलना चाहिए आपको? एक्स, तो कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। नहीं मिला तो बोलना सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री जनरली हम साइक्लिक कंपाउंड के अंदर ही देखते हैं, है ना, क्योंकि जो
साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है, जिसको आप ओपन चेन बोलते हैं, ओपन चेन कंपाउंड, तो उनके अंदर आपको COS चेक नहीं करना है, उसके अंदर चेक करना मतलब बेवकूफ़ी है, समझ रहे हो तुम। तो ओपन चेन के अंदर, अरे ओपन चेन में सेंटर कहाँ ढूंढोगे तुम, ये लो ढूंढो, कहाँ सेंटर ढूंढोगे तुम, है ना। ये तो वही वाली बात होगी, मोह को कहाँ ढूंढे बन रहे, मैं तो तेरे पास में, भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हो, भगवान तो तेरे अंदर है ना। मोटिवेट मत हो जाना तुम कि भगवान तेरे अंदर ही है, ठीक है। फिर बाबूजी बोले पानी भर के रख दो, तुम बोलना वत्स तुम्हें पता भी है, तुम किससे बात कर रहे हो, मैं ही भगवान हूँ। तो उसके बाद जो तो ये जूते पड़ेंगे ना, लात पड़ेंगे, वो अलग चीज़ है ना। बाबूजी से मत भिड़ जाना तुम। इसमें कहाँ सेंटर ढूंढोगे, ये तो वही वाली बात होगी ना, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, इसमें तो है ही नहीं सेंटर। ओपन चेन में सेंटर थोड़े ढूंढा जाता है, सेंटर किस में ढूंढते हो। तो अच्छा तुमने कभी सर्कल में ही सेंटर ढूंढे हो ना तुम, बाकी चीज में ढूंढे हो क्या तुम, किसी और चीज में ढूंढे हो। ट्रायंगल का सेंटर होता है, सर्कल का सेंटर होता है, रेक्टेंगल का सेंटर होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम का सेंटर होता है, इस सब का सेंटर तो निकालोगे तुम ओपन चेन का, तो वहां भी थोड़ी बहुत गणित आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ भाई साइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या करते हैं, COS ढूंढते हैं, ठीक है। COS साइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या करते हैं, ढूंढते हैं। चलो आए चेक कर लेते हैं, ठीक है। और COS है ना, एक हो सकता है भाई, एक हो सकता है, देख लेते हैं निकाल के। अब तो तुमको डेफिनेशन भी क्लियर हो गया, कह रहा है कि इमेजिनरी पॉइंट होना चाहिए फ्रॉम विच अपोजिट लाइंस आर ड्रॉन सेम ग्रुप विल बी मीट, है ना। एक इमेजिनरी पॉइंट ढूंढना है जिसको आप सेंटर कहते हैं, ठीक है। उस इमेजिनरी पॉइंट से फ्रॉम विच अपोजिट लाइंस आर ड्रॉन, उस इमेजिनरी पॉइंट से आपको एक अपोजिट लाइन बनानी है, एक आगे एक पीछे। अगर आगे गए तो भी x मिल गया, पीछे गए तो भी x मिल गया। जिंदगी में तुम आगे जाओ तो भी x मिल जाए, पीछे जाओ तो भी x मिल जाए, क्या मजा है भाई, है ना। वैसे पीछे जाने से नहीं मिलता, आगे बढ़ोगे तो मिल सकती है, ठीक है, चांस होते हैं, समझ गया तुम। तो आओ देखें, ये सेंटर है, इमेजिनरी सेंटर, कलर बदल लेते हैं भाई, चंपा जी देखो, ये इमेजिनरी सेंटर है। अगर तुम यहां से ध्यान से देखना, अगर तुम यहां से देखो, कंपाउंड बना के देखो क्या, यहां देखो भाई, यहां कार्बन है और यहां कार्बन है, तुम यहां से इधर गए तो भी कार्बन मिल गया, इधर गए तो भी कार्बन मिल गया, ठीक है। अच्छा यहां से तुम इधर गए तो हाइड्रोजन मिला, इधर गए तो हाइड्रोजन मिला, देख रहे हो तुम, बराबर दूरी में मिल रहा है। इधर गए तो तुमको ब्रोमीन मिला, इधर गए तो भी ब्रोमीन मिला। यहां से इधर गए तो कार्बन मिला, इधर गए तो कार्बन मिला, इधर गए तो कार्बन मिला, इधर गए तो कार्बन मिला। भाई साहब अब कितनी सेंटर ऑफ सिमेट्री चाहिए तुमको। हमने कहा एक इमेजिनरी पॉइंट जहां से अगर आप अपोजिट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये इमेजिनरी पॉइंट है जहां से आप अपोजिट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आपको हर डायरेक्शन में क्या मिलेगा, सेम ग्रुप। अगर सेम ग्रुप मिल गया तो कहोगे COS, इसके अंदर क्या है, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्या भाई साहब, सेंटर ऑफ सिमेट्री। कुछ समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा, चलो भाई बहुत अच्छे, समझदार हो तुम, है ना, एक तुम ही तो हो समझदार, हाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, ये भी समझ लो, तुम अकेला होते हो, जो समझ रहा है वही समझदार है। यहाँ देखो इसका इमेजिनरी पॉइंट तो यही होगा ना। तुम कहोगे सर आपको कैसे पता, अरे इतनी गणित तो बचपन में हमारी टीचर ने पढ़ाया मुझे, जो खूबसूरत टीचर होती है उसी का तो गणित क्लास पढ़ता हूँ मैं, देख इधर ये हो गया, दिख गया। अब यहां से क्या करना आपको, यहां से क्या करना, चलना है अपोजिट डायरेक्शन में, एक लाइन ड्रॉ करिए। अगर यहां से यहां गए तो हाइड्रोजन मिला, पीछे आए तो हाइड्रोजन मिल गया, बताइए क्या क्या खुशी मिल रही है, मिल रहा है ना। अगर मान लो ये हेलोजन है, इसको x से रिप्रेजेंट कर दिए, भी x से, देखो सामने गया तो भी x मिला, नीचे आया तो भी x मिला, ठीक है। वास्तविक जीवन में भी तुम्हें मिल जाए तो फिर अलग ही आनंद है, ठीक है। यहां से देखो, यहां से अगर इधर जाओगे तो भी तुमको x मिलेगा, इधर सॉरी x बोले कार्बन मिलेगा, ठीक है। और इधर गए तो भी कार्बन, ऊपर गए तो भी कार्बन, नीचे गए तो भी कार्बन, सेम ग्रुप मिल रहा है क्या, कहेंगे इसके अंदर भी COS है, क्या है COS, बहुत सिंपल है। यहां चेक करो, ये ट्राइंगल टाइप का कुछ है ना, आपको क्या करना है, यो रामा एक इमेजिनरी पॉइंट ढूंढना है, ठीक है, ढूंढो एक इमेजिनरी पॉइंट। मान लो यहाँ तो ढूंढ नहीं सकते हो, इमेजिनरी पॉइंट ऐसा ढूंढना है जहां से अपोजिट डायरेक्शन जाने पे सेम ग्रुप मिले। तो चलो हम इसी को इमेजिनरी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। यहां से इतनी दूर गए तो H मिला, नीचे गए तो H मिला, ठीक है, ऊपर गए तो Br मिला, नीचे गए तो Br मिला, ठीक है। लेकिन भाई साहब ऊपर गए तो कार्बन मिला, लेकिन नीचे जब आए सेम दूरी, इतना ही दूरी जब नीचे आया तो कार्बन नहीं मिला, तो मिला क्या, हवा। क्या मिला, अरे जहां कुछ नहीं वहां हवा होता है ना, देखो यहां लिखा भी हवा, हवा है ना, बसंती हवा मिला आपको, है ना, बसंती नहीं, बसंती हवा, तुम बसंती की तलाश कर रहे हो। यहाँ हवा मिला, कुछ मिला ही नहीं, तो खाली जगह मिली ना, खाली जगह मतलब हवा है, खाली जगह मतलब हवा है। तो भाई यहाँ तो कार्बन मिल गया, लेकिन नीचे कार्बन नहीं मिला, तो इसके अंदर सिमेट्री है क्या, COS नहीं है। रूल क्या था
कि इमेजिनरी पॉइंट से अगर आप अपोजिट चलें, ठीक है, तो सेम ग्रुप मिलने चाहिए। आपको सेम ग्रुप नहीं मिला, एक तरफ कार्बन मिला, दूसरी तरफ कार्बन नहीं मिला। क्या मिला बदले में? बसंती हवा। खाते रहो हवा, है ना। इसको भी, इस कंपाउंड को भी कहे तुम हवा खाओ, तुम्हारे अंदर COS नहीं है, तुम हवा खाओ, ठीक है, तुम हवा खाते रहो। यहाँ चेक करो बच्चे, ये देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहाँ गए तो कार्बन, यहाँ गए तो कार्बन, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ Br, यहाँ Br। लेकिन भाई ऊपर गए तो कार्बन, नीचे आया तो कार्बन मिला ही नहीं, कार्बन था ही नहीं। क्या था? हवा, हवा, बसंती हवा, ठीक है। तो ये भाई इसके अंदर भी COS नहीं है, इसको भी बोलो तुम भी हवा खाओ, है ना। तो COS चेक करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा था, आप कर सकते हो, मैंने कई सारे एग्जाम्पल करवा दिए, है ना। चलो भाई, अब बात आती है कुछ और आगे की, ठीक है। अब बात आती है थोड़ा सा आगे की, ठीक है। अब मेरे बच्चे, अभी तक मैंने आपको दो चीजें बताई है, एक POS, दूसरा COS। एक को POS कहते हैं, एक को COS कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में कहते हैं POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, COS सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब इन दोनों तो पढ़ लिए, तुम समझ भी लिए, दिमाग पे लोड भी डाल दिए। अब इसका यूज क्या है, कैसे यूज करते हैं, ये बताने के लिए कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? लोड नहीं आ रहा ना ब्रेन पे? ये नहीं कि स्ट्रेन आ जाए, दबाव आ जाए, लेना नहीं है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझा देंगे, लेकिन लोड नहीं लेना है। देखो इधर क्या लिखा है, कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव ऑफ कंपाउंड, ठीक है। कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए और हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है ना, इसी से हम क्या करेंगे, सारी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे और आपके लिए मक्खन हो जाएगा। अगर किसी कंपाउंड में POS या COS दोनों है, POS और COS दोनों है, तो ऐसे कंपाउंड को कहोगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। दोनों टाइप की सिमेट्री दिख जाए, है ना, दोनों टाइप की सिमेट्री दिख जाए, क्या कहोगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव कहोगे। याद रहेगा पहली बात। अगर हम कहें कि POS नहीं है और COS है, तो भी क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, कोई लोट नहीं है। हम कह रहे हैं POS है लेकिन COS नहीं है, तो भी क्या कहोगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर, लॉजिकली देखें कि अगर कंपाउंड के अंदर सिमेट्री है तो वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, चाहे वो POS हो चाहे COS। हम कह रहे हैं कंपाउंड में ना POS मिले ना COS, तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो एक ही कंडीशन याद रखना, बाकी कंडीशन तो याद हो जाएगा। तो कंपाउंड में क्या हर बार दो दो सिमेट्री चेक करना है क्या? अगर मैं POS चेक कर लूं, क्या कर लूं? POS चेक कर लूं और POS है तो क्या कहेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या COS चेक करने की जरूरत है? लॉजिकली सोचें तो अगर POS है तो समझ में आ गया कि भाई क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। POS नहीं है तब चेक करना पड़ेगा COS, है ना। तब क्या चेक करना पड़ेगा? COS। अगर POS नहीं है और COS भी नहीं है तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन POS पहले चेक कर लेंगे, अगर उससे कुछ डिसीजन कंक्लूजन मिल पाता है, ठीक है। अगर POS दो केस में हो जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, POS नहीं है तो फिर COS चेक करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई बात? पता चल जाएगा अपने को। एग्जाम्पल करके देखते हैं ना, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है। अच्छा, रूल वही है जो मैंने यहाँ लिखा है, बाकी कई सारे केस बना के दिए गए हैं। अच्छा, केस इसलिए बनाए जाते हैं, कुछ चीजें सिस्टमेटिक होती है, तो सिस्टमेटिक समझने के लिए दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा इफ ओनली वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट, अगर कंपाउंड में एक कायरल कार्बन हो, कितने? एक। कायरल समझते हो ना? कायरल समझते हो ना? हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp3, और उसके साथ 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े होने चाहिए। तो अगर एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस केस में आपको चेक करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। देखो अगर एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो क्या होगा? कंपाउंड इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अगर एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो कंपाउंड हमेशा क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दिमाग में रख लो, है ना। तुम चाहो तो किसी को दे भी सकते हो, क्या ज्ञान? कौन सा ज्ञान? कि भाई अगर एक कायरल कार्बन है तो कंपाउंड क्या होगा? हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चलो चेक करते हैं। देखो यहाँ कितने कार्बन है भाई? पहली बात, ये सेंटर है, ये कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप इधर जुड़ा है। ये क्या हो गया? एक मिनट। अच्छा देखो, ध्यान से सुनना, ठीक है। हम कंपाउंड को एक अलग तरीके से अब रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? जैसे कई सारे कंपाउंड होते हैं, उनको हम एक रिप्रेजेंटेशन देंगे जिनका नाम होगा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। क्या नाम होगा? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है? कंपाउंड को इस तरीके से ऐड करके लिखते हैं, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ बाउंड है, ये भी बाउंड है, ये भी कंपाउंड है, नीचे भी कंपाउंड है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे प्लस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं,
ठीक है, थोड़ा सा और टाइम दीजिए तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। जैसे मान लो यहाँ देखो, ये कायरल कार्बन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन ग्रुप है, यहाँ से OH ग्रुप है, यहाँ से मिथाइल ग्रुप है, यहाँ से ब्रोमीन ग्रुप है। एक चीज तुमको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ये जो प्लस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, इसी को हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। तो ये जो प्रोजेक्शन, ये जो इस तरह का शेप दिख रहा है आपको, वो फिशर प्रोजेक्शन है, नाम दिया गया, बस घबराइएगा मत, ठीक है। इस कार्बन के साथ 4 अलग अलग ग्रुप है, तो कितने कायरल है? एक कायरल है। अगर एक कायरल है तो क्या होगा भाई? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तुम अगर ऐसे जवाब देते हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे पास क्या है, निंजा टेक्निक है ना, वो है ना, चेक करना है पीओएस। तो अगर आप पीओएस चेक करेंगे तो एक लाइन आप यहां से पास करिएगा, तो यहां से पास करेगा तो ऊपर मिथाइल हो जाएगा, नीचे ब्रोमीन हो जाएगा। क्या इसके अंदर पीओएस है? नहीं है। अगर पीओएस नहीं है, ठीक है, अगर पीओएस नहीं है तो सीओएस की बात करेंगे। तो सीओएस में देखो भाई, सेंटर से ऊपर नीचे जाओगे तो सेम ग्रुप मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में आपको, या फिर असाइक्लिक है, असाइक्लिक, तो असाइक्लिक के केस में सीओएस होता है क्या? नहीं होता है ना, इसमें पीओएस है ना सीओएस है। असाइक्लिक में तो सेंटर की बात ही नहीं करते, असाइक्लिक में सीओएस नहीं होता है, याद रहेगा। और पीओएस इस केस में नहीं है, असाइक्लिक में तो सीओएस होता ही नहीं है। तो क्या चेक करना है? असाइक्लिक के केस मात्र पीओएस चेक कर लो। अगर कंपाउंड असाइक्लिक मिल जाए, क्या मिल जाए? असाइक्लिक, तो समझ जाना है कि सीओएस नहीं है उसमें, तो बस पीओएस से आंसर देना। किससे आंसर देना? पीओएस से। क्यों पीओएस होगा, ठीक है, तो भी ऑप्टिकली, पीओएस होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, पीओएस होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। देखो सीओएस नहीं है और पीओएस है तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ना। लेकिन इस केस में क्या है? सीओएस तो है ही नहीं, पीओएस भी नहीं है, तो अगर दोनों नहीं है तो क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छे, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, ठीक है, यहाँ चेक करना। If मोर देन 1 कायरल कार्बन आर प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है, तब क्या करेंगे? अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है, और साथ ही साथ बेटा मॉलिक्यूल क्या हो? असाइक्लिक, क्या हो? असाइक्लिक। अगर मॉलिक्यूल असाइक्लिक है तो क्या सीओएस चेक करना है? नहीं सर, सीओएस तो होता ही नहीं, चेक भी नहीं करेंगे। तो आपको आंसर किससे मिलेगा? पीओएस से। तो केवल क्या चेक करना है? केवल, ओनली का मतलब होता है केवल। मैंने ओनली वर्ड को भी एक्सप्लेन किया था, आई लव यू ओनली, मैं केवल तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो ओनली का मतलब समझ रहे हो ना? आई लव यू टू का मतलब होता है मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, किसी और से भी करती हूँ। आई लव यू टू का मीनिंग ये होता है मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, मतलब क्या? किसी और से भी। ओनली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ तुमसे, ओनली, ओन एंड ओनली, जो भी है। तो यहाँ भाई पीओएस ओनली चेक करना, सीओएस मत चेक कर लेना, ठीक है। अब जरा चेक करो, ये कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, ये कैसा प्रोजेक्शन है? फिशर प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ना, इसमें देखो एक कार्बन यहाँ है, ठीक है, एक कार्बन यहाँ है। अच्छा ऊपर देखो मिथाइल है, इधर देखो ब्रोमीन है, इधर देखो हाइड्रोजन है, और नीचे पूरा का पूरा ये कोई अलग ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या ये कार्बन क्या कहलाएगा? कायरल कार्बन कहलाएगा? यस सर। यहाँ चेक करो, ये कार्बन है, ऊपर कोई ग्रुप है, ठीक है, नीचे हाइड्रोजन है, इधर ब्रोमीन है, इधर ये, ठीक है, तो इसके साथ भी क्या अलग ग्रुप लगा है, ये भी क्या कहलाएगा भाई? कायरल कार्बन। तो इसमें 2 कायरल कार्बन है, ठीक है। पहली बात, पहले एक कायरल कार्बन वाला था, तो अगर एक कायरल कार्बन वाला तो आपको कुछ चेक ही नहीं करना, समझ लेना कि हमेशा क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। 2 कार्बन वाला है तो आपको चेक करना पड़ेगा, है ना, कि इसमें के अंदर सिमेट्री है या नहीं है। तो 2 कार्बन वाला है, तो यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ से एक प्लेन पास करा दो, ठीक है, तो देखो ऊपर मिथाइल, नीचे भी मिथाइल, ऊपर हाइड्रोजन ब्रोमीन, नीचे भी हाइड्रोजन ब्रोमीन, तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा? पीओएस देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा पीओएस है लेकिन सीओएस तो होगा नहीं, ठीक है, तो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली। आंसर मिल गया? सिंपल था, बहुत सिंपल। चलो आगे, यहां चेक करो, ये वाला यहां चेक करो, ये कार्बन, इसके साथ 4 अलग, नीचे वाला ग्रुप अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है, अलग, ये भी कायरल कार्बन। ये देखो इधर हाइड्रोजन, इधर ब्रोमीन, इधर CH3, ऊपर वाला ग्रुप, तो 2 कायरल कार्बन है। यहां से तुम अगर प्लेन पास कराओगे, ठीक है, यहां से तुम अगर प्लेन पास कराओगे तो भाई ऊपर नीचे मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन OH और नीचे क्या है? Br, अलग अलग है। तो इसके अंदर पीओएस देखने को मिला क्या? नहीं। सीओएस भी क्या है? नहीं। तो ऐसे कंपाउंड क्या होंगे? ऑप्टिकली। आंसर मिला, ठीक है। इस वाले एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है, इस वाले एग्जांपल की बात करते हैं। इस एग्जांपल देखो, इसके साथ 4 अलग ग्रुप, 1 2 3 4 ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए, ये पूरा का ग्रुप अलग जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके साथ भी 4 ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं, OH अलग है, हाइड्रोजन अलग है, पूरा ऊपर वाला नीचे वाला अलग अलग है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कायरल है,
अगर मैं यहां से एक प्लेन पास कराऊं तो ऊपर भी OH है, नीचे भी OH है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, लेकिन ऊपर क्या है मिथाइल, नीचे क्या है इथाइल, दो अलग अलग ग्रुप मिल गया ना, तो POS देखने को नहीं मिलता। और असाइक्लिक कंपाउंड में तो COS भी नहीं है, ये दोनों क्या हो जाएगा ऑप्टिकली, दो कंडीशन अगर पूरा हो जाए तो। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, चेक कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां देखो तीसरा कंडीशन, कंडीशन वही है कि अगर POS COS है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, POS है COS नहीं है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, POS है POS नहीं है ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर POS COS दोनों नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव। यही कंडीशन, और कुछ नहीं है। बस ये केस बना के दिया गया इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, और लिखने के लिए ऐसा दिया गया नोट्स के लिए। ठीक है, बाकी केस वही है, वही चेक करके हम लोग आंसर निकाल रहे हैं, उतना ही याद रखना है। इफ मॉलिक्यूल मोर देन वन कायरल कार्बन आर प्रेजेंट, अभी तक एक था तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव, दो था तो हमने POS चेक किया था, क्या चेक किया था POS था तो कह रहे थे ऑप्टिकली इनएक्टिव, POS नहीं था तो कह रहे थे ऑप्टिकली एक्टिव। याद हुआ? चलो, अगर एक से ज्यादा कार्बन हो, ठीक है, पहली बात, फर्स्ट चीज। दूसरी बात, कंपाउंड क्या है इस बार साइक्लिक है, क्या है साइक्लिक। अच्छा, पहले असाइक्लिक था तो COS चेक नहीं कर रहे थे, या कंपाउंड क्या आ गया साइक्लिक। लेकिन ये जो साइक्लिक कंपाउंड है विद ओड रिंग वाला है, ओड रिंग मतलब क्या, 3 कार्बन की चेन, 5 कार्बन की चेन, 7 कार्बन की चेन, ओड नंबर समझते हो ना, क्या वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उसे ओड कहते हैं, इवन ओड तो पता है ना। तो ऑड नंबर वाला या ऑड रिंग वाला अगर आपको क्या मिल जाए, साइक्लिक कंपाउंड मिल जाए या मॉलिक्यूल मिल जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है भाई साहब, केवल POS चेक करना है। क्योंकि ऑड रिंग वाले का, ध्यान से सुनो रूल सुनना, ऑड रिंग वाले का है ना मॉलिक्यूल का COS होता ही नहीं है, ऑड रिंग वाले का COS नहीं होता। चेक करो, देखो यहां तुमने सेंटर मार लिया इमेजिनरी, इधर आपका कार्बन, इधर कार्बन, ऊपर कार्बन मिला, ठीक है, लेकिन नीचे क्या है, हवा, हवा है कि नहीं है, बसंती हवा है नीचे, तो क्या इसके अंदर COS होगा? ऑड रिंग वाले किसी में नहीं होगा COS। समझ में आ गई बात? तो ऑड रिंग वाले का भी आंसर किससे देना है, POS से देना है। किससे देना है? POS से। अब जरा चेक करो POS है कि नहीं। अगर हम यहां से ये देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहां ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा, नीचे हाइड्रोजन, ऊपर मिथाइल, नीचे हाइड्रोजन। चेक कर लो कि इसके अंदर कायरल कार्बन है भी या नहीं है। ठीक है, ये कार्बन देखो, इसके साथ एक अलग ग्रुप लगा है, ये दूसरा ग्रुप लगा है, तीसरा चौथा अलग अलग ग्रुप लगा है, दोनों कायरल कार्बन, ये भी कार्बन अलग ग्रुप है, नीचे अलग ग्रुप, इधर अलग ग्रुप, 4 अलग अलग ग्रुप लगे हैं, कायरल है भाई, कायरल है। ठीक है, अगर मैं यहां से एक प्लेन पास कराता हूं, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड हो गए ना, इधर भी मिथाइल, इधर हाइड्रोजन, इधर मिथाइल, इधर हाइड्रोजन, तो इसके अंदर POS देखने को मिला। क्या देखने को मिला? POS। लेकिन इसके अंदर COS तो है नहीं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बन जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो आगे ये चेक करो, यहां से एक प्लेन पास कराओगे, सबसे पहले ये कायरल है, ये कायरल है, लेकिन ऊपर मिथाइल है, नीचे यहां मिथाइल है। अब गड़बड़ यहां वाली बात है। ठीक है, अब ये सिमेट्रिकल थोड़े रहा, अगर दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल होता तो चलता। देखो अगर इसको बांटेंगे तो इधर मिथाइल है, लेकिन इधर नीचे मिथाइल है, समझ रहे हो तुम? तो इस केस में मैं यही कहूंगा भाई साहब, COS तो है नहीं, POS भी नहीं है। अगर COS नहीं है, POS नहीं है, तो क्या कंपाउंड होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बहुत सिंपल सवाल था, बहुत सिंपल कंडीशन। ठीक है, बहुत सिंपल कंडीशन था। अब बस लास्ट केस है, उसके बाद सवाल पे आ जाएंगे, बस लास्ट केस है, थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, लास्ट केस है। क्या कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिविटी कंपाउंड के लिए कि अगर एक से ज्यादा कायरल आइटम हो और उस कंपाउंड में क्या देखने को मिला भाई, साइक्लिक हो, और साथ ही साथ क्या हो, रिंग इवन हो। अगर इवन रिंग हुआ, साइक्लिक कंपाउंड हुआ, तो POS के साथ साथ क्या चेक करना पड़ेगा, COS, है ना, दोनों चेक करो, दोनों चेक करो। तो अगर दोनों चेक करोगे तब जाके तुमको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? आंसर। ठीक है, आओ जरा चेक करें, पहले हम POS चेक करेंगे। ठीक है, POS नहीं मिला तब हम COS की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले POS चेक करेंगे, कोशिश करें POS से आंसर देने का, कोशिश करेंगे POS से आंसर देने का, हर जगह हम वही करते आए हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये कार्बन है और ये कार्बन, इस कार्बन की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि 2 बॉन्ड बनाया तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन होगा, तो ये कायरल तो हो ही नहीं सकता है। ये 2 बॉन्ड बनाया तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन होगा, सेम ग्रुप हो गया ना 2, तो ये कायरल नहीं हो सकता, ये भी कायरल नहीं हो सकता, ये तो हमको ऑलरेडी पता है। इस कार्बन में देखो ऊपर की तरफ और यहाँ क्या है, नीचे की तरफ एक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यानी मिथाइल ग्रुप लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जरा यहां से अगर हम क्या करें, ठीक है, यहां से अगर एक प्लेन पास कराएं तो इसके ऊपर भी क्या है, मिथाइल ग्रुप है, इसके ऊपर भी क्या है, मिथाइल ग्रुप है। समझ रहे हो तुम? इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो कंपाउंड जब डिवाइड होगा ना तो दोनों बराबर बटेगा ना भाई। इसके अंदर क्या देखने को मिला, POS देखने को मिला।
अगर पीओएस दिख गया तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। समझ गया? यहां चेक करो, यहां चेक करो। अब देखो ये जो कंपाउंड है यहां से हम क्या कर रहे हैं, सेंटर पास करा रहे हैं, ठीक है। ये वाला क्या है, वेज बॉन्ड है, और ये क्या है, डैश बॉन्ड है। वेज बॉन्ड का मतलब ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है, डैश बॉन्ड का मतलब नीचे मिथाइल ग्रुप लगा है। तो अगर मैं यहां से बांट रहा हूं तो ये तो ऊपर है, एक नीचे है, बहुत अंदर जाके बोर्ड के अंदर है, समझ लो, ठीक है। तो क्या ये सिमेट्रिकल होगा, नहीं। अगर दोनों ऊपर होता तो सिमेट्रिकल माना जाता, लेकिन दोनों ऊपर नहीं तो सिमेट्रिकल नहीं माना जाएगा। तो इस केस में पीओएस नहीं है, पीओएस गया। अब सीओएस की बात करते हैं, जिसका सेंटर ये होगा ना, इसके इधर गए तो मिथाइल ग्रुप मिला, ठीक है, और इधर गए तो क्या मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला, कोई ग्रुप नहीं मिला। तो इस केस में कहेंगे सीओएस भी नहीं है। क्या नहीं है, तो इसमें सीओएस, पीओएस भी नहीं है और सीओएस भी नहीं है। तो क्या मिला होगा, इसको क्या कह देंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कह देंगे। समझ में आ गई बात? चलो भाई, अब सवाल ये है, इस कंपाउंड के बारे में बोलना है। पहले ऊपर वाले कंपाउंड की बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर नीचे वाले कंपाउंड की बात करेंगे। ऊपर वाले कंपाउंड में आओ, पहले पीओएस चेक करोगे ना, तो अगर तुमने यहां से एक प्लेन पास कराया, यहां भी ब्रोमीन है और यहां भी ब्रोमीन है, दोनों ऊपर ऊपर ही है, क्या है, ऊपर ऊपर। प्लेन पास करा दिया, दो इक्वल, आप में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, पीओएस है। क्या भाई, पीओएस है। लेकिन हाँ, ये इमेजिनरी सेंटर है, ठीक है, इमेजिनरी सेंटर। तो यहां से अगर हम इधर आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर आ रहे हैं, तो ऊपर आ रहे हैं तो क्या ब्रोमीन मिला, तो अंदर नीचे जाएंगे तो भी मुझे ब्रोमीन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, इधर जब ऊपर जाएंगे तो ब्रोमीन मिलेगा, नहीं नीचे ब्रोमीन नहीं मिलेगा। समझ रहे हो तुम? तो इस केस में हम कहेंगे भाई कि सीओएस नहीं है, पीओएस तो है लेकिन सीओएस नहीं है। सेंटर से अपोजिट लाइन चलना है ना, सेंटर से अपोजिट चले, तो ये यहाँ क्या मिथाइल, ये मान लो यहाँ मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, ये सेंटर है, तो यहां से गए तो यहाँ मुझे क्या मिला, मिथाइल मिला। तो जस्ट इसके पीछे जाएंगे तो मुझे मिथाइल मिलना चाहिए ना, यहां मिथाइल मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है, अंदर नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो तुम? कोशिश कर रहे हो समझने का, मैं क्या कह रहा हूं, नहीं समझे? मैं फिर से बताऊं क्या, देखो ये सेंटर है, यहाँ क्या मान लो ग्रुप लगा है, ब्रोमीन लगा है, मिथाइल नहीं ब्रोमीन लगा है, तो ये मान लो ब्रोमीन है, क्या है, ये आपका ब्रोमीन है, ठीक है। तो यहां जब तुम रख रहे हो तो सेंटर से तुम ऐसे चलोगे, ठीक है, तो तुम्हें मिला ब्रोमीन, तो इसके जस्ट इतना ही दूरी अंदर चलोगे ना तुम, तो तुम्हें ब्रोमीन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन है नहीं, ये ब्रोमीन ऊपर है, तो फिर से तुमको ऊपर चलना पड़ा, अंदर नहीं चलना पड़ा, तो सीओएस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, अपोजिट चलना होता है। क्या चलना होता है, अपोजिट। तो इस केस में पीओएस है लेकिन सीओएस नहीं है, तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। समझ में आ गई बात? दोनों में से कोई एक सिमेट्री हो गई, ऑप्टिकली इनएक्टिव, कोई सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। इस केस में चेक करो तुम, इस केस में अगर तुम यहां से चेक करोगे, देखो तो इस केस में क्या, ये सेंटर है और यहां क्या है, ब्रोमीन है, तो यहां चले तो ब्रोमीन, और इस बोर्ड के पीछे, अंदर में जा नहीं सकता हूं, ठीक है, इस बोर्ड के पीछे ब्रोमीन था, जितना ऊपर आएगा जितना नीचे जाओगे दोनों केस में ब्रोमीन मिलेगा। तो इस केस में क्या देखने को मिला, सीओएस। अगर सीओएस मिल गया तो क्या होगा, ऑप्टिकली पीओएस है क्या, पीओएस है क्या, हाँ पीओएस हो सकता है। एक प्लेन अगर कहीं से पास करा दीजिए, ठीक है, यहाँ से प्लेन पास करा दीजिए, यहाँ से करा दीजिए, तो पीओएस भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो कहानी यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आ जाओ सवाल पे, सवाल तुम्हारे लिए बहुत ईजी है, ठीक है। अब जितनी थोड़ी तुमने पढ़ी उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। कह रहा है इनमें से जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये चेक करना है। तो ऑप्टिकली एक्टिव चेक करने के लिए पहले कायरल कार्बन क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। कायरल कार्बन चेक करो भाई, इस कार्बन के साथ, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होने का क्या मतलब है, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल कार्बन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कायरल कार्बन होनी चाहिए, ठीक है। अब कायरल कार्बन में केस अलग अलग बनेगा, बोलो है ना, कायरल कार्बन एक हुआ तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दो होगा या तीन होगा या साइक्लिक होगा या असाइक्लिक होगा, सब चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझ लेते हैं पहले। तो ये देखो ये कार्बन है, तो इस कार्बन के साथ क्या भाई, OH लगा हुआ है, और एक हाइड्रोजन, इस कार्बन का अगर डायग्राम बनेगा तो इधर लगा है OH, ठीक है, नीचे लगा भाई हाइड्रोजन, ठीक है, ऊपर लगा हाइड्रोजन, और इधर क्या लगा, ये पूरा ग्रुप। समझ रहे हो तुम? तो ये दो हाइड्रोजन सेम हो गया ना, तो ये तो होगा नहीं, ये इसके पास कायरल कार्बन नहीं। इस केस में देखो इस कार्बन का तुम चेक करोगे तो दो मिथाइल ग्रुप सेम हो गया भाई, CH2 बगल में दो लिखा तो ब्रांच तो इसी पे है, दो मिथाइल ग्रुप इसी पे हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है, वो भी नहीं होगा, ये तो पूरा होगा ही नहीं। यहाँ चेक करो, ठीक है, ये चेक करो, ये कार्बन है, इसके साथ ऊपर दो हाइड्रोजन, देखो यहाँ ये कार्बन है, ठीक है,
तो ये OH इधर है, मान लो ये इधर OH हो गया, ठीक है, इधर ये पूरा कार्बन का ग्रुप हो गया, इधर ये कार्बन हो गया, 2 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है ना, 1 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन इधर, इसका 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन तो इधर ही आएगा, बोलो आएगा ना। रुक जाओ, इसका तुम पहले ओपन, पहले कार्बन कार्बन बना लो, कितने कार्बन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके 3 हाइड्रोजन इधर लगा लो, इसके 2 हाइड्रोजन किधर लगा लो, CHON एल्डिहाइड, 2 हाइड्रोजन इधर लगा लो, 2 हाइड्रोजन इधर लगा लो, ठीक है, 2 हाइड्रोजन इसके इधर लगा लो, और एल्डिहाइड C++OH इधर है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इस कार्बन का पहली बात यह हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका sp3 है क्या, इसका 1 2 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, चला गया। इसके साथ 2 कार्बन सेम ग्रुप लगे हैं, चला गया, 2 कार्बन सेम ग्रुप लगे, चला गया, 3 सेम ग्रुप लगे, चला गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ जरा चेक करो इस कार्बन का, ये देखो 1 2 3 4 कार्बन लगे तो लगाओ 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो C++OH, ठीक है। यहाँ ब्रोमीन है Br2 है तो ये Br2 ले लो, यहाँ 2 हाइड्रोजन है ये ले लो, और 3 हाइड्रोजन इधर है। तो कायरल कार्बन चेक करने का कंडीशन क्या, पहली बात sp3 होना चाहिए हाइब्रिडाइज्ड, दूसरी बात 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, और फिर सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज होना, 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब वही होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, दूसरा 4 अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। तो पहली बात ये कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये तो होगा ही नहीं, इसके साथ 4 अलग अलग ग्रुप है भी नहीं, इधर क्या है भाई एल्डिहाइड है, इधर पूरा एक अलग ग्रुप है लेकिन 2 ब्रोमीन क्या हो गए सेम, नहीं होगा। इसके साथ 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, ये भी नहीं होगा, 3 हाइड्रोजन सेम हो गए, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचता है ये वाला, ठीक है। अब इसकी भी चेक कर लो तुम, है ना, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, और ये कार्बन है, 4 कार्बन है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है और एक ब्रांच है ब्रोमीन का, ठीक है, और इसके C++OH। पहली बात मुझे बताना ध्यान से, ठीक है, ये क्या भाई sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, ये तो होगा नहीं, चलो भाई तो चेक कर लो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये तो होगा ही नहीं। इसके साथ भाई देखो एक ध्यान सुनना, एक ग्रुप ये अलग लगा है एल्डिहाइड, ये पूरा ग्रुप अलग लगा है, और ये हाइड्रोजन ये ब्रोमीन अलग ग्रुप, तो ये टोटल 4 ग्रुप अलग लगे, तो ये क्या कायरल कार्बन मिल गया। और इधर देखो 2 हाइड्रोजन सेम लगे तो नहीं है कायरल, 3 हाइड्रोजन सेम लगे नहीं है कायरल, तो एक ही आंसर बचता है ऑप्टिकली एक्टिव होने का, ठीक है, वो है ये वाला। तो ऑप्टिकली एक्टिव वही होगा जिनके पास कायरल कार्बन हो, ठीक है, या ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्टिव जो भी होगा कायरल कार्बन वाला ही होगा। समझ में आ गई बात। यहाँ चेक करते हैं, देखिए कह रहा है विच क्या भारी सवाल था क्या, इजी था ना, विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, कह रहा है ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो पीपीएल को घुमा सकता है, पीपीएल को क्या कर सकता है, घुमा सकता है। पीपीएल को घुमाने का मतलब क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो तुमसे ये नहीं पूछा है कि पीपीएल को घुमा सकता है, तुमसे डायरेक्टली ये पूछ लिया है कि इनडायरेक्टली ये पूछ लिया कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ये चेक करना है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए सबसे पहले कंपाउंड कैसा, ओपन चेन है क्या, ये सारे कंपाउंड क्या है ओपन चेन, अगर ओपन चेन है तो इसमें COS होगा ही नहीं, चेक ही नहीं करना, ठीक है। तो POS चेक करो, अगर तुम POS चेक करोगे तो पहली बात ये देखो इधर क्या लगा है NH2 अमाइन ग्रुप, इधर हाइड्रोजन, इधर COOH, ये तो पहली बात ये कायरल कार्बन ही नहीं है, कायरल कार्बन ही नहीं है। तो कायरल कार्बन है ही नहीं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव की बात ही नहीं कर सकते। दूसरे ऑप्शन पे बाद में आएंगे, यहाँ चेक करो, ठीक है, यहाँ चेक करो, एक यहाँ चेक करो भाई, इधर हो गया आपका इथाइल ग्रुप 1 2, इधर भी हो गया इथाइल ग्रुप, ये भी कायरल कार्बन नहीं है। यहाँ चेक करो तुम, यहाँ इधर भाई अमाइन है, इधर फिनोल है, इधर हाइड्रोजन है, इधर कोई और ग्रुप लगा है, कायरल ग्रुप मिल गया कायरल कार्बन। यहाँ चेक करोगे हाइड्रोजन इमाइन ये फिनोल, ये कायरल कार्बन, ठीक है। यहाँ से तुम एक प्लेन पास कराओ, तो अगर तुम यहाँ से प्लेन पास कराओगे तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। क्या हो जाएगा भाई साहब, इनएक्टिव। क्या तुमसे ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है कि इनएक्टिव पूछा है, एक्टिव पूछा नहीं तो इनएक्टिव हो गया। चलो देख लेते हैं, ठीक है। ये कायरल कार्बन OH इधर, हाइड्रोजन इधर, एल्डिहाइड इधर और अल्कोहल इधर, 4 अलग अलग ग्रुप जुड़ा है और एक ही कायरल कार्बन है। और ये आपको मैंने बताया था अगर एक ही कायरल कार्बन हो, ठीक है, और ऑफ साइक्लिक कंपाउंड हो तो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। मिल गया आंसर।
जरा ये चेक करो, इसमें से कह रहा है कौन ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, वही कायरल कार्बन चेक करना पड़ेगा आपको। ब्यूटेन है तो ब्यूटेन में कितने कार्बन, एक, ऐसे बना लो तुम भी, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। अब 4 कार्बन है तो हर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 वो तो तुम चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कायरल नहीं है ना। ये देखो यहाँ इसके साथ एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन होगा, 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन होगा, ये भी 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन होगा, 1 बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन होगा, सेम ग्रुप आ जाए, इनमें कायरल ही नहीं है। क्या नहीं है, कायरल। उसके बाद बोला कि 4 मिथाइल हेप्टेन। हेप्ट मतलब क्या होता है, हेक्स मतलब 6 होता है, हेप्ट मतलब 7 होता है, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें बोला कि 4 नंबर पे मिथाइल है, तो तुम किधर से 1 2 3 4 कर लो, तो 4 नंबर पे मिथाइल है, ठीक है। तो क्या इसमें पहली बात कि क्या इसमें कायरल कार्बन है, ये चेक करो। ये 1 बॉन्ड बनाया नहीं होगा, 2 बॉन्ड बनाया 2 हाइड्रोजन होगा इसके साथ, नहीं होगा। ये भी 2 बॉन्ड बनाया 2 हाइड्रोजन होगा, नहीं होगा। ये जो कार्बन है इसके साथ इधर देखो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, दोनों सेम ग्रुप हो गया, नहीं होगा। ये 2 बॉन्ड बनाया नहीं होगा, ये 2 बॉन्ड बनाया नहीं होगा, ये 2 बॉन्ड नहीं होगा, ये 1 बॉन्ड बनाया नहीं होगा, तो इनमें तो कायरल ही नहीं है, तो सिमेट्री की बात ही नहीं करते, ऑप्टिकल एक्टिव की बात ही नहीं कर सकते। कह रहा 2 मिथाइल हेप्टेन, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा दो, मिथाइल। इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है तो ये भी शो नहीं करेगा, इसमें 2 हाइड्रोजन है 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 नहीं करेगा। इस कार्बन की अगर बात करें तो देखो इधर क्या है, इधर क्या है मिथाइल, और इधर क्या है पूरा अलग कोई ग्रुप लगा हुआ, ठीक है, 2। तीसरा इधर क्या भाई साहब, मिथाइल है, तो देखो इस कार्बन के साथ 2 2 मिथाइल हो गया ना, तो ये भी नहीं करेगा। अब एक ही सवाल बनता है भाई 3 मिथाइल हेप्टेन, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या लगा दो, इधर से तीसरा नंबर इधर लगा सकते हैं, इधर से गिनती किए तो इधर लगा, तीसरे नंबर पे क्या लगा दिया आपने, मिथाइल। अगर बाकी के कार्बन के तो चेक ही नहीं करना है भाई, इसके 3 हाइड्रोजन है, इसके 2 हाइड्रोजन, इसके 2 हाइड्रोजन, इसके 2 हाइड्रोजन, चेक ही नहीं करना। इसके देखो इधर ग्रुप लगा इथाइल, इधर 1 2 3 4 4, इधर ब्यूटाइल, इधर नीचे लगा मिथाइल, इधर क्या लगा होगा हाइड्रोजन, यानी इसके पास कायरल कार्बन है, ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाए, ठीक है। आई बात समझ में, मैंने बहुत टाइम देके सवाल बताया, कर लोगे ना तुम। तो ये एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी है, तुम्हारे लिए 2 3 क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, ट्राई कर लेना, पीडीएफ भेज दे रहा हूँ।